किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, प्रभारी श्री जयनाथ सिंह जी, और भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्य पद्धति थी वो आपके सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सभी के हितों को ध्यान में रख करके पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने कार्य किया। भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। 4 चरणों के चुनाव, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6ठे चरण का चुनाव कब होगा? भाइयों बहनों, जो 5 चरणों के चुनाव तक हो चुके हैं उसका रुझान मैं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। छठे चरण के चुनाव में, छठे चरण के कल के चुनाव में भाइयों बहनों जोरदार छक्का मरेगा और भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों को प्राप्त करने का है। 7वें चरण में मऊ, आजमगढ़ जनपद को और अन्य जनपद हैं जिनको चुनाव में भाग लेना है। और भाइयों बहनों, अगर 7वें चरण में भी जोरदार 330 से ऊपर पहुंच जाएगी और उसे का आह्वान करने के लिए आया हूं कि विगत वर्ष 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर विजयी बनाया था और इस बार में मऊ जनपद की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं पहले आप सबसे अपील करूंगा, पिछले 5 साल के अंदर मऊ के अंदर, आजमगढ़ के अंदर कोई दंगा हुआ है क्या? देखो, ये वही मऊ है, बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे में मरने वाले कौन लोग थे? यादव थे, खटिक थे, वर्मा थे, निर्दोष हिंदू थे। और भाइयों बहनों, एक माफिया कैसे खुली जीप के ऊपर असला लहराते हुए कैसे पूरे शहर के अंदर जाकर के भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंगती हुई मौन थी इस माफिया के सामने। और उस समय भी मैंने विरोध के लिए मैंने गोरखपुर से प्रस्थान किया था। मैंने अकेले विरोध किया था और तभी मैंने कहा था कि सपा की सरकार माफियाओं के सामने, गुंडों के सामने घुटना टेक चुकी है। भाइयों बहनों, आज इस समाजवादी पार्टी को हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़े करके रखे हैं। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है तो बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। और जो ये माफिया वर्षों पहले
खुली जीप पर असला लहराते हुए, तमंचा लहराते हुए भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर यहां के निर्दोष यादवों को, खटिकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, राजभरों को 700 दंगे हुए थे, 700 दंगे। हजारों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए थे। और भाइयों बहनों, उन 364 दंगों में भी दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भाइयों बहनों, अब दंगा नहीं होता है, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अब भाइयों बहनों, कई बाजार में कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता है। आज तो कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। हर व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता, कोई गुंडा टैक्स वसूली नहीं कर सकता। और नहीं तो मऊ से लेकर के वाराणसी तक ये पेशेवर माफिया और गुंडे, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर कमा करके पैसा इकट्ठा करके कोई जमीन का टुकड़ा खरीदता था, ये गुंडे उसमें भी अपना गुंडा टैक्स मांगते थे। कोई व्यापारी और कोई सम्भ्रांत नागरिक कोई गाड़ी खरीदता था, ये माफिया उससे भी गुंडा टैक्स लेते थे। व्यापारियों को गुंडा टैक्स देना पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी माफिया को कोई गुंडा टैक्स नहीं देता है। और अगर कोई गुंडा, कोई माफिया गुंडा टैक्स मांगता है तो उसको गुंडा टैक्स तो नहीं, पुलिस की गोली जरूर मिल जाती है। और ये इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश हर बहन बेटी सुरक्षित हो सके, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, हर नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे कार्य कर सके। और इसीलिए 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार ने कार्य किया है। आज उसका परिणाम आपके सामने है। भाइयों बहनों, मऊ का अपना इतिहास रहा है और मऊ का जो अपना इतिहास है, उस इतिहास में यहाँ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शौर्य और पराक्रम, और साथ ही साथ भाइयों बहनों, मऊ जनपद के अंदर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय और स्वर्गीय रामजी सिंह जी ने जो मेहनत की थी, जो परिश्रम की थी, मऊ को उन्होंने एक पहचान दिलाने का कार्य किया था। आज भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मुझे एक बात बताइए, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? देखो, दोनों हाथ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। मिलती थी तो बोलिए, नहीं मिलती तो मना करिए। मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और 2017 के बाद बिजली आ गई है ना, पहले आती नहीं थी, आज जाती नहीं है। यही फर्क है ना। और भाइयों बहनों, 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, मालूम है ना। ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली को गायब हो जाएगी, ये होता था ना। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। ईद हो या मुहर्रम, होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी या शिवरात्रि, और सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली, 24 घंटे बिजली। जितने मजरे थे, हर मजरों के अंदर मैं
पिछली बार जो विधायक चुना गया उसको जेल के बाहर नहीं निकलना है, और इसीलिए विकास की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी, जिससे बाद में मैं आपसे कह सकूं कि विकास हमने कराया है, इसके बदले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिखा करके दिखाया। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। जितने मजरे थे सब में विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया। अकेले मऊ जनपद में 48,000 से अधिक गरीबों को हम लोगों ने एक एक मकान दिया है, एक एक मकान दिया। जिन गरीबों ने गरीब छत नहीं देखी थी, पक्की छत नहीं देखी थी, उन गरीबों को हम लोगों ने एक एक छत देने का काम किया है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आपके मऊ जनपद में सरकार आने के तत्काल बाद अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ हुआ था। लगभग 30,000 किसानों का कर्ज माफ किया था हम लोगों ने। और यही नहीं, 4,26,700 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां पर दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम लोग वर्तमान में प्रदेश में 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। और अगर मैं मऊ की बात करूं तो वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 87,200 से अधिक लाभार्थी हैं। निराश्रित महिला पेंशन पाने वाले 24,500 से अधिक है, और दिव्यांग जन का पेंशन प्राप्त करने वाले 12,900 से अधिक दिव्यांग जन मऊ जनपद के अंदर 12,000 करें, पीछे वाले भी लोग होंगे, सभी लोगों ने ले लिया। देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है भाइयों बहनों, ये कोरोना वैक्सीन का ही परिणाम है। तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, लेकिन क्या इस वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? ये फ्री में मिली है ना। सरकार होती है, वैक्सीन सब बाजार में कितने बार मिलना है, और 2 बार के साथ साथ दाल तेल और नमक भी मिलना होगा ना। क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था क्या? भाइयों बहनों, उनकी सरकार में राशन का पैसा, दवा का पूरा पैसा ये माफिया और ये गुंडे सब खा जाते थे, ये सब खा जाते थे। हमने वही माफिया और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके और प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से पूरे कोरोना कालखंड में हर गरीब तक राशन पहुंचाने का काम किया है, हर गरीब तक। और भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, अभी ये झलक है, अभी और सुनना चाहेंगे? अभी तो हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अभी तक भाइयों बहनों, 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बेटा और बेटी में भेद न हो, इसके लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई थी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपए बेटी को हम लोग देते हैं। और मैंने तय किया है, हमारी पार्टी ने तय किया है कि भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इस राशि को हम बढ़ा करके 15,000 से 25,000 करेंगे कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए
बेटी के कन्यादान के लिए भी अनुदान मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, अनुदान देने के इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हमारी सरकार ने पहले चरण में 35,000 रुपया तय किया था। बाद में इस राशि को बढ़ाकर हमने 51,000 किया। अब हमने तय किया है बेटी की शादी के लिए अब अनुदान की राशि कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया करेंगे। जो अन्नदाता किसान है, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता था, ट्यूबवेल का उसको शुल्क देना होता था, हमारी सरकार ने उसको आधा किया है और अगले 5 साल के अंदर हम इसे फ्री में करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान कैसे छूटेगा? प्रदेश के नौजवान के लोग को 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरी। 2 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आज मैं कहने के लिए आया हूं, 10 मार्च के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अगले 5 साल के दौरान हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी। और नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कंप्लेंट की है, लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि युवाओं का कल्याण हो। लेकिन हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद इस संख्या को 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे और फिजिकल एक्सेस को फ्री देंगे। परेशान है सभा के लोग, परेशान है कि ये पैसा कहां से आया है। मैंने कहा तुम्हारे पास जब पैसा था तुमने तो कुछ किया नहीं। तो सभा के नेता मुझसे बहस करने लगे, कहा साहब हमने बहुत विकास किया है। मैंने कहा क्या विकास किया? तो गिन करके उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा साहब हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करवाई है। विकास के नाम पर उनके पास केवल एक कार्य है। और भाइयों बहनों, जब आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, परेशान है लोग, पैसा कहां से आया है? तो मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा भी देखो, विकास के लिए सोच होनी चाहिए और हम तो तय कर चुके हैं कि विकास भी चलेगा और बुलडोजर भी चलेगा, दोनों चलेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, जब मैं मऊ में आया हूं, याद करना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ विकसित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां जन्म हुआ था वो मऊ, मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक बाबा साहब का बना है। बाबा साहब ने इंग्लैंड में रह करके जहां शिक्षा ली थी, जहां पे पूरी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को अंग्रेजों से खरीद करके भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों के लिए भव्य छात्रावास भी बनाया और बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया है। बाबा साहब दिल्ली में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था, वहां पर बाबा साहब का एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र बनकर के तैयार है। जहां उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर में, दीक्षा भूमि हो या अंतिम चैत्य भूमि मुंबई, ये पंच तीर्थ अगर किसी ने विकसित किए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के सम्मान में ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हर फोटो को हर कार्यालय में लगवाने का काम किया। और यही नहीं,
लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब सपा बसपा को पसंद नहीं है, वे लोग नहीं चाहते। और मैं यहां देख रहा था, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराज सुहेलदेव को बड़ा सम्मान किया। याद करिए, 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने एक को मार मार करके उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया था। पूरी 3 लाख सेनाओं के साथ एक विदेशी आक्रांता को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर नष्ट करने का काम किया था, पूरी तरह समाप्त करने का परास्त किया था। और उसको उस दरिंदे को महाराज सुहेलदेव ने जिंदा जला दिया था। यानी महाराज सुहेलदेव ने इतना बड़ा पराक्रम किया था 1000 वर्ष पहले। इतिहास में शौर्य पराक्रम के प्रतीक के रूप में महाराज सुहेलदेव। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम 1000 वर्षों के बाद महाराज सुहेलदेव को किसी ने सम्मान दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया। महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक स्पेशल ट्रेन चलवाई। और यही नहीं, जब बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनने की बात हुई तो मैंने कहा, देखो, बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा और महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच का मेडिकल कॉलेज का नाम पर होगा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, बहराइच में जहां पर सालार मसूद को महाराज सुहेलदेव ने पूरी तरह परास्त करके वहां उसे मार डाला था, वहां पर महाराज सुहेलदेव का एक भव्य स्मारक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ में हम लोगों ने एक नया विश्वविद्यालय दिया है और आजमगढ़ के इस नए विश्वविद्यालय का नाम भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ही है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा, जो सच्चा महाराज सुहेलदेव का अनुयायी होगा और गौरी और गजनवी के अनुयायियों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो राष्ट्रवादी भारतीय जनता और राष्ट्रवादी पार्टी के पक्ष में, राष्ट्र धर्म के साथ खड़ा होगा, राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा होगा। इन माफियाओं के लिए नहीं, जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं, उनके सामने कभी भी महाराज सुहेलदेव का अनुयायी नतमस्तक नहीं हो सकता है। क्योंकि महाराज सुहेलदेव की लड़ाई तो राष्ट्रवाद की लड़ाई थी, राष्ट्र धर्म की लड़ाई थी, देश धर्म की लड़ाई थी। और आज उसी राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आह्वान करूंगा आप सभी लोगों का, जो लोग महाराज सुहेलदेव के नाम का दुरुपयोग करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन माफियाओं को टिकट दे रहे हो, जिन माफियाओं के सिर में ढोने का काम कर रहे हो और जिन माफियाओं के इशारे पर कार्य कर रहे हो, ये माफिया यहीं पर इन गरीब राजभरों की निर्मम हत्या करते थे, इनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, इनको प्रताड़ित करते थे। और आज वही महाराज सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग महाराज सुहेलदेव के मिशन से भटक चुके हैं। वे लोग उन माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी किसी माफिया और किसी अपराधी का कभी समर्थन नहीं कर सकता है और गौरी गजनवी के अनुयायियों का भी समर्थन कभी नहीं कर सकता है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, 9 से 4 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लखनऊ में एक दमदार सरकार बनेगी, दमदार सरकार। विकास और बुलडोजर अगर साथ साथ चलने हैं, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए।
आप कमलनाथ सरकार के पक्षधर हैं ना सभी लोग, तो मऊ की चारों सीटों को जितवाएंगे। आप जितने लोग यहाँ पर हैं, ये सभी लोग जिस विधानसभा सीट से हैं, अगर मऊ सदर से हैं तो यहाँ पर अशोक सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। एक एक घर में जाकर के लाभार्थियों से मिलकर के एक ही बात कहना और उनसे कहना कि मोदी जी ने और योगी जी ने भेजा है, भाजपा को जिताना है सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और विकास के लिए। एक एक व्यक्ति अशोक सिंह बनकर के जाएगा और एक एक घर में जाकर के इस बात को कहेगा। अगर मोहम्मदाबाद गोहना से हैं तो श्रीमती पूनम सरोज के प्रतिनिधि के रूप में, मेरे प्रतिनिधि के रूप में, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाकर के लोगों से अपील करनी है और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा, सम्मान, गरीब कल्याण और विकास के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, घोसी और मधुबन में भी अगर वहां के लोग हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा, यही बोलना है। दूसरा, आपके पास स्मार्टफोन होगा, बहुत सारे नौजवानों को पड़ गया होगा, बहुत सारे लोगों को हम देने वाले भी हैं, लेकिन बाकी सभी लोग अपने फोन का इस्तेमाल करके आपके नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्र कोई ना कोई जरूर होगा पूरे जिले के अंदर, उन सबसे भी कहिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है, एक दमदार सरकार को लाना है। ये जो माफिया जिनके गुर्गे भी गर्मी दिखा रहे हैं ना, इनकी गर्मी को 10 मार्च के बाद शांत करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी से लग करके काम कर सके, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए और दमदार सरकार के लिए चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? ये होना चाहिए ना, लेकिन इसकी एक शर्त है, 7 मार्च को जब मतदान होगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान पहले मतदान पहले मतदान। सभी सहमत हैं तो मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।